हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो हमारी चर्चा का विषय है उसका नाम साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने क्या पढ़ा? आदिकाल क्या होता है, भक्तिकाल क्या होता है, रीतकाल क्या होता है। आज हमें पढ़ना क्या है? आधुनिक काल। क्या पढ़ना है? आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है तो क्या है, पहले इस पर चर्चा हो जाए। तो इसको समझने के लिए अ, हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमने इसके पूर्व पहले हमने एक काल पढ़ा जिसका नाम था आदिकाल, दूसरा और तीसरा। जैसे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि सर्वप्रथम कि किसी का भी हम अगर जो किसी के बारे में भी अध्ययन करना चाहते हैं, गहन अध्ययन, या किसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसको हम खंडों में विभाजित करके ही वो जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य का इतिहास। ठीक है, किसी का भी इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसे ही बटा हुआ होगा कालखंडों में। तो हमने क्या देखा, इसको जैसे हम क्या कहते हैं? आदिकाल। और इसको हम क्या कहते हैं? मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया। एक आपका क्या होता है? पूर्व मध्यकाल, और एक होता है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम पूर्व मध्यकाल, इसी को हम क्या कहते हैं? भक्तिकाल के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद होता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, या इसी को हम क्या कहते हैं? रीतकाल। ले, और इसके बाद क्या होता है हमारा? आधुनिक काल। तो हमें चर्चा किस बिंदु पर विशेषता कर दी है? आधुनिक काल पर। तो आधुनिक काल जो है तो इसमें मुख्यतः दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। या आधुनिक शब्द हमारा ध्यान दो शब्दों की तरफ ले जाता है। वो कौन से हैं? एक तो ये है पहला कि मध्यकाल से भिन्नता। अब मध्यकाल से भिन्नता कैसे है, इसकी प्रश्न ये उठता है। तो मध्यकाल से भिन्न साहित्यिक रचनाओं के कारण से है। कैसे भिन्न है? आप देखते हैं कि जो मध्यकाल को हमने बांटा पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, या भक्तिकाल और रीतकाल का नाम ज्यादा प्रचलित है, तो आप भक्तिकाल और रीतकाल ही जानिए और इसी में समझिए। भक्तिकाल में आपने देखा कि जो साहित्य के रचनाकार थे वो लोग क्या करते थे? ईश्वर की आराधना करते थे, और मतलब इस संसार से वो मुक्ति पाना चाहते थे, पलायन करना चाहते थे। और रीतकाल में आपने क्या देखा कि रीतकाल में जो साहित्यकार होते थे वो कैसे होते थे? आश्रय दाताओं के यहाँ रहते थे, राजा रजवाड़ों के यहाँ रहते थे। तो लोग भी राजा को ही अपना ईश्वर समझते थे और उसकी ही आराधना करते थे या उसी का गुणगान करते थे। लेकिन क्या है, आधुनिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आधुनिक काल में चेतना का, लोगों के की जो चेतना है उसका विकास हुआ। तो इस कारण से आधुनिक काल में क्या होता है? पहली चीज सबसे बड़ी क्या देखने को मिलती है कि मध्यकाल से इसमें भिन्नता है, और वो भाषा की भी भिन्नता है। अब दूसरी क्या चीज है कि भाषा की भिन्नता कैसे? आप देख रहे हैं कि इस टाइम में या तो ब्रज भाषा थी या तो अवधी भाषा थी, लेकिन यहाँ पर
इसी युग में खड़ी बोली का भी विकास होता है। तो इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि खड़ी बोली का विकास। खड़ी बोली और कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं साहित्य की दो रचनाएं होती हैं साहित्य में। एक आपका क्या होता है, एक आपका क्या होता है गद्य साहित्य, और दूसरा क्या होता है आपका और दूसरा आपका होता है पद्य साहित्य। क्या होता है? पद्य साहित्य। तो मतलब ये रचनाओं के, साहित्यिक रचनाओं के भेद हो गए। तो एक हमारी साहित्यिक रचनाएं किस रूप में होती थी? पद्य रूप में, और एक गद्य रूप में। आप देखें कि इसके पहले जो युग थे आधुनिक काल के पहले, इनमें क्या होता था? या तो जो रचनाएं थी वो सारी पद्यबद्ध थी, ठीक है, अर्थात वो छंदों में बधी हुई थी। लेकिन आधुनिक काल में पहुंचते पहुंचते आधुनिक काल में ही गद्य का विकास भी माना जाता है। क्या माना जाता है? गद्य का विकास आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है हमारा, और यहीं पर से खड़ी बोली हुई। लेकिन गद्य में ये भी बात सही है कि गद्य में हमारा क्या हुआ कि खड़ी बोली में गद्य तो लिखा गया, लेकिन कविताओं का अभी वही रूप था, यानी ब्रज भाषा में ही कविता लिखी जा रही थी। लेकिन इसके बाद इसी को जब आधुनिक काल को और गहराई में हम जाते हैं, जब उसको हम भारतेंद्र युग के आगे चलते हैं द्विवेदी युग में, तो द्विवेदी युग में कविताओं का यानी पद्य की जो भाषा है वो भाषा भी बदलती है, वो भी क्या होती है? खड़ी बोली में आ जाती है। और तो ये इसकी दूसरी विशेषता। और ये जो आधुनिक शब्द है तो क्या करता था? दो अर्थों की हमें सूचना देता था। पहला अर्थ ये है कि मध्यकाल से भिन्नता। दूसरा अर्थ जो प्रमुख अर्थ है वो क्या है? नई या नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। तो नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण क्या है? इहलौकिक का मतलब क्या है? इहलौकिक का मतलब है इसी लोक में या इसी संसार सागर में, इसी संसार जगत में, यहीं पर रह करके यहाँ की चीजों का उपभोग करना, भोग करना। मतलब संसार से पलायन करने की जो प्रवृत्ति थी वो कहाँ थी? हमारे इसके पूर्व वाले कालों में थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में ऐसा देखने को मिला। लेकिन जब हम आधुनिक काल में आए तो आधुनिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। और आधुनिक काल वास्तव में देन किसकी है? आधुनिक काल जो है तो ये एक विकास का काल माना गया, और ये जो विकास का सिलसिला है वो एकाएक नहीं होता है, ये क्रमशः हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। जैसे कि किसी का भी विकास देख ले, आप स्वयं अपना खुद का देख ले, तो आप आज जो हो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं थे, मतलब इसके पूर्व आप कुछ अलग थे। तो विकास एक क्रमशः होता है, एक सिलसिला है, धीरे धीरे होता है। तो ये विकास मुख्यतः इसको हम आधुनिक काल को ब्रिटिश शासन काल के नाम से भी जानते हैं। मतलब भारत में जब अंग्रेज आए तब से इसका विकास होने लगा, विकास माना जाने लगा। और जब अंग्रेज, आप देखे होंगे, सुने होंगे, इतिहास पढ़ते हैं, यहां पर भी हम साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि 1700 क्या हुआ 57 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। क्या नाम था? प्लासी का युद्ध। ये युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था। तो राजाओं, बाकी जो भारतीय शासक थे
उन लोगों ने नवाब का साथ नहीं दिया, अर्थात लोगों में क्या क्या चीजें भिन्नता कैसे हमें देखने को मिलती है, यही भिन्नता है कि भाषा की भी भिन्नता है और हमें मतलब अखंडता थी, एकता थी ही नहीं, ठीक है। तो इसकी भी भिन्नता है, उनके रीति रिवाज, परिवेश की भिन्नता है, ये तरह तरह की भिन्नता। तो वहां पर एकजुट लोग बाग नहीं थे, सब अलग अलग थे, जिस कारण से अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब से जीत करके और बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया था, स्थापित कर लिया। लेकिन ये आधुनिक काल में आप देखते हैं तो 57 में भी एक ऐसा दृश्य दिखाया गया आगे इतिहास में ही कि यहां तक जनता जागरूक हो चुकी थी। अब यहां पर किसका, अंग्रेजों का राज हो गया, ठीक है, बंगाल में। तो जब अंग्रेजों का राज हुआ तो अंग्रेज क्या करते थे, जहां पर शासन करते थे वहां पर उनकी एक और भी खूबी थी कि वो शिक्षा की अच्छी खासी व्यवस्था करते थे। तो लोग बाग शिक्षा के कारण से धीरे धीरे क्या हुए, जागरूक हुए, उनमें चेतना का विकास होने लगा। और कैसी शिक्षा, एक आपने सुना होगा, देखा होगा कि 1780 में, कब, 1780 में एक अंग्रेज ही था, उसका नाम तो मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा है कि क्या है, लेकिन उसने एक न्यूज़पेपर, समाचार पत्र की स्थापना की जिसका नाम था बंगाल गजट के नाम से, उसने उसको स्थापित की। तो लोगों ने ये प्रेस क्या करते थे, लोगों के हाव भाव विचारों को के प्रचार प्रसार का अच्छा खासा माध्यम थे। तो लोगों ने, जब लोग शिक्षित हो गए और इन तमाम चीजों को पढ़ने लगे तो उनकी जो बौद्धिक चेतना है वो जागृत हुई और फिर लोगों ने एकजुट होकर, इसके बाद आप देखते हैं आगे चलते हैं तो एक आपको और पत्र, जो ये तो अंग्रेजी में था, हिंदी में जो है तो 1826 में एक पत्रिका निकली हिंदी की जिसका नाम था उदंड मार्तंड। तो उदंड मार्तंड ने भी काफी मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उसके माध्यम से भी लोग बाग काफी जागृत हुए और उनमें मतलब राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा उसको पढ़ करके। तो वो जागरूक हुए और 1857 पहुंचते पहुंचते एक युद्ध हुआ जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसमें लोगों ने एकजुट होकर के अंग्रेजों से लोहा लिया, ठीक है, उनका सामना किया। फिर इसके उपरांत इसमें क्या होता है कि तो इस तरह से धीरे धीरे क्रमिक विकास उनका हुआ, लोगों का हुआ और उनके अंतर्गत धीरे धीरे आधुनिकता प्रवेश करती गई। तो यही है आधुनिक काल। और मुख्यतः आधुनिक काल में दो चीजें विशेष तौर पर आपको देखने को मिलती हैं। दो चीजें क्या है, पहला यह है कि इसमें जो था तो पूर्व वाले कालों से भिन्नता है, चाहे आप साहित्य के क्षेत्र में देखें, ये भाषा के क्षेत्र में देखें, किसी भी क्षेत्र में देखें तो यह पूर्व वाले कालखंडों से भिन्नता है। दूसरी क्या है कि नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण है, लोगों के देखने का, सोचने का, समझने का इत्यादि चीजों का जो तजुर्बा है वो चेंज हुआ है, वो बदला है इसमें। तो इस कारण से और लोगों ने उसका फिर उपयोग भी किया। तो इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, ठीक है। और जब आधुनिक काल को और आगे हम पढ़ते हैं इसके क्रम में तो और इसकी जो समय सीमा है, वैसे तो शुरुआत इसकी 1900 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1900 से अब तक का जो समय दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, आधुनिक काल का, ठीक है।
लेकिन इसका भी विभाजन हुआ, तो विभाजन कैसे हुआ, आइए थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या है, भारतेंदु युग के नाम से हम इसको जानते हैं। भारतेंदु युग, ठीक है। ये कब से कब तक का माना जाता है? भारतेंदु युग जो है 1850 से 1900 तक का माना जाता है। कब से? 1850 से 1900 तक का। अब देखिए क्या है कि आप कहेंगे कि सर आपने तो इसकी शुरुआत जो है 1900 से बताई है, लेकिन ये तो हमें जब हमने पहले ही बताया कि विकास का जो सिलसिला है तो कैसे है, धीरे धीरे होता है, वैसे 1850 से ही, ठीक है, धीरे धीरे परिवर्तन आपको देखने को मिलने लगे हैं, ठीक है। और तो हमें थोड़ा सा पीछे जा करके पढ़ना पड़ता है वो चीज, तब वो चीजें हमारे समझ में आती हैं। तो इसका जो समय रखा गया, तो क्या रखा गया, 1850 से 1900 तक का रखा गया। इसके बाद इसी को हम नवजागरण काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नवजागरण। नवजागरण काल भी इसको हम कहते हैं, या इसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण, ठीक है, के नाम से जानते हैं। इसके जो संस्थापक रहे हैं वह स्वयं भारतेंदु जी रहे हैं। भारतेंदु जी जो है तो लगभग 35 साल तक उन्होंने 35 साल तक वो इस धरती पर रहे और साहित्यिक रचनाएं किए, तो उनका बड़ा योगदान है इसमें। और इसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है, द्विवेदी युग। क्या आता है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की जो समय सीमा बताई गई है तो 1900 से 1918 बताई गई है। क्या बताई गई है? 1900 से 1918 तक का जो समय है वो क्या है, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं इस युग के संस्थापक थे और इस युग को सुधार काल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सुधार काल भी इसको की संज्ञा प्रदान की गई है, ठीक है। जब आप नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि यह सुधार काल भी था। सुधार काल कैसे था? क्योंकि इस टाइम में, इस समय में, इस युग में साहित्य के क्षेत्रों में सुधार हो रहा था। कैसे? भाषाई कौशलता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था और ये काम किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, ठीक है। अर्थात खड़ी बोली को मतलब पूर्णता के साथ, शुद्धता के साथ, ठीक है, साहित्य में लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। इसके बाद जो है तो हमारा क्या है, छायावादी युग। तीसरा क्या होता है? छायावाद युग, ठीक है। छायावाद की का जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 1918 से 1936 तक की 1918 से 1936 तक की जो समय अवधि है वो छायावाद के नाम पर है। छायावाद के जो संस्थापक हैं तो जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और निराला और ये महादेवी वर्मा जी और सुमित्रानंदन पंत, ये 3-4 लोग इस समय के प्रमुख कवि माने जाते हैं और प्रमुख क्या आधार स्तंभ के रूप में इनका नाम आता है। और इसमें जो है
तो खड़ी बोली में अच्छी खासी रचनाएं लिखी गई, जैसे कि कामायनी एक महाकाव्य है, ये खड़ी बोली में लिखा गया। और भी बहुत सारी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई। तो जो कुछ भी, ठीक है, भाषा के क्षेत्र में कमी रह गई थी, वो छायावाद आते आते उसको और भी परिष्कृत किया गया, और भी मतलब उसमें सुधार किया गया, उसको पूर्णता प्रदान की गई। और इसके बाद जो हमारा अगला बाद आता है इसी में, वो क्या कहलाता है? प्रगतिवाद। क्या होता है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की जो समय सीमा है तो क्या है? 1936 से क्या मानी गई है कि 1936 से 1943 तक का जो समय है वो प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद है क्या? प्रगतिवाद जो है तो पेरिस में कुछ प्रगतिशील लेखकों ने क्या किया कि प्रगतिशील संघ की स्थापना की थी, और जिसमें मूलकराज आनंद का नाम विशेष तौर पर आता है। किसका नाम आता है? मूलकराज आनंद का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। और मतलब उसकी जो है तो अध्यक्षता कौन कर रहा था? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का मतलब जो साहित्य है वो वाणी का विलास नहीं है। क्या है? वाणी का विलास नहीं है, अपितु उसका संबंध जीवन की यथार्थता से है। काहे से है? जीवन की यथार्थता से है। अर्थात प्रगतिवाद जो है तो वो क्या है? समाजवादी है और यथार्थ परक है। मतलब समाज की वास्तविकता की झांकी जो है इसमें दिखाई गई है प्रगतिवाद में। इसके बाद जो हमारे और भी वाद है उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं कि प्रगतिवाद के बाद आता है हमारा प्रयोगवाद। क्या होता है? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की जो समय सीमा बताई गई है 1943 से लेकर के कब तक की बताई गई है? 1954 तक की। ठीक है। तो इस बाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो अज्ञेय जी माने जाते हैं, और इस बाद में तरह तरह के प्रयोग किए गए हैं, जिस कारण से इसका नाम प्रयोगवाद रखा गया। इसमें आप पढ़े हैं कि इसमें तार सप्तक उन्होंने क्या प्रयोग किए? 7 कवियों का एक समूह बनाया, तो उसको तार सप्तक का नाम उन्होंने दिया। ठीक है। तो प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक। ठीक है। तो इसमें अज्ञेय जी ने तरह तरह के प्रयोग किए हैं, जिस कारण से इसको क्या कहते हैं? हम प्रयोगवाद भी प्रयोगवाद का भी नाम देते हैं। या यूं कहें कि प्रयोगवाद में कवियों ने अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है या जताया है। उनका मानना है कि काव्य के कला पक्ष के संबंध में प्रयोगवादी कवि नए प्रयोगों के पक्षपाती थे, और इन लोगों की कविताओं में बौद्धिकता एवं श्रृंगारिता की प्रवृत्ति मिलती है। आप श्रृंगारिता रीति वाली नहीं, श्रृंगारिता इन लोगों ने प्रकृति में देखी है। ठीक है। काय में देखी है? प्रकृति में। ठीक है। जैसे प्रकृति के बहुत सारे उपमा नदियों में देखी है, पेड़ों में देखा है, पक्षियों में देखा है। तो इन तमाम की श्रृंगारिता का उन लोगों ने वर्णन किया है। ठीक है। अर्थात और उसमें दर्शन भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद प्रयोगवाद के बाद हमारा क्या आता है? नई कविता। क्या आता है? नई कविता। तो नई कविता का युग जो है 1954 से 1960 तक का माना जाता है। क्या माना जाता है? 1954 से 1960 तक का जो समय है वो नई कविता के नाम से जाना जाता है।
नई कविता है क्या? नई कविता ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी साहित्य जगत में एक पत्रिका निकली थी, ठीक है। पत्रिका के शीर्षक, पत्रिका का जो शीर्षक है वो क्या था? नई कविता के नाम से था। और ये पत्रिका जो है तो अर्धवार्षिक थी, यानी साल में 2 बार निकलती थी, 6-6 महीने में। तो उसका नाम ही था नई कविता, और उसी के नाम पर इस समय को नई कविता का नाम दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है? सठोत्तरी कविता भी आता है। सठोत्तरी कविता यानी जो 1960 के दशक के आसपास या समय में लिखी गई, उनको हम क्या कहते हैं? सठोत्तरी कविता कहते हैं। इसके बाद हमारे नवगीतों का लेखन होता है, ठीक है। और इसके बाद नवगीतों के बाद नव आलेखन की भी शुरुआत होती है। तो आधुनिक काल इस तरह से है और ये बढ़ता चला गया। अर्थात इसके जो विकास का सिलसिला है, तो आपने देखा कि ये कैसा है? क्रमिक है, ठीक है। एकाएक नहीं है कि सीधे ऐसा हो गया, ठीक है। विकास जो है तो एक सतत गतिमान प्रक्रिया है, और उसी के आधार पर आधुनिक काल का विकास होता है। तो आशा करता हूं कि आपको आधुनिक काल समझ में आया होगा, और जो कुछ भी ना आया होगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा नहीं की है, तो जब हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो मिलने पर वो चर्चा